हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत नेगी और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल आईक्यू। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है या तो फैमिली में किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और अगर है तो सबका लाइफ इंश्योरेंस है, इवन बच्चों का भी जो कि अभी 5 से 6 साल के ही हैं। कई लोग फाइनेंशियल प्लान को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और अलग अलग टाइप के 10-12 इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के रिटायरमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, टर्म प्लान्स सब कुछ खरीद के रख लेते हैं और इतने सारे पेपर वर्क्स हो जाते हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना हार्ड है, ये तो बहुत झंझट का काम है, सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही इसे करते हैं या फिर जिनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं सिर्फ उन्हें ही करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि फैक्ट तो ये है, नंबर 1 जिनकी सैलरी लो है उनको तो बल्कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर। नंबर 2, ये कोई हार्ड काम या फिर कोई झंझट वाला काम बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है, इवन 10th पास भी इसे आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल प्लानर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। दोस्तों, बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो बहुत सिंपल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया और जब आपको इमरजेंसीज आती हैं तो आपके पास फंड्स बिल्कुल भी नहीं हैं, या फिर आपकी अर्निंग्स तो बहुत बढ़िया है बट आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही से नहीं कर पाते हैं और अपना वो पैसा भी टैक्स में दे देते हैं जिसे आप बचा सकते थे। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, रिटायरमेंट प्लानिंग्स या फिर टैक्स प्लानिंग, सबका राइट बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्मार्ट और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए। और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी खो देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बना पाएंगे घर पर ही। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज से ही शुरू कीजिएगा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे द बेटर इट इज़। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक सिंपल और इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो कौन से हैं वो 6 स्टेप्स? नंबर 1 सेविंग्स, नंबर 2 लोन्स, देन आपका इंश्योरेंस, देन आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स, देन आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी चाहिए ताकि आपकी अर्निंग सेव हो सकें, एंड नंबर 6 रिटायरमेंट प्लान। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सेविंग्स। इसमें आपको अपने टोटल मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना पैसा बैंक अकाउंट में रखना है, लिक्विड फॉर्म्स में, मतलब वो पैसा लॉक नहीं होना चाहिए, जब चाहे आप निकाल सको। मान लीजिए अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 है इंक्लूडिंग बच्चों की स्कूल फीस, राशन, किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एट्सेट्रा, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ रखने की ज़रूरत है। इन केस आपकी जॉब चली जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो फंड आप यूज़ कर सको अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। यह है आपका फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेप। नंबर 2 आता है आपका लोन्स। वैसे तो आप यही कोशिश करें कि लोन ना ही लें तो बेहतर रहेगा, बट फिर भी अगर आपके पास लोन्स हैं तो सबसे पहले उस लोन को चुकाने की कोशिश करिए जिस पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लोन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, गुड लोन्स और बैड लोन्स। अब आप ये कहेंगे गुड लोन्स भी होते हैं क्या? जी हाँ, अच्छे लोन्स भी होते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन जो कि आपको सिर्फ अराउंड 8% इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है और इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। अब बैड लोन्स की बात करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पर्सनल लोन, जिसमें आपको 12 से 14% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। इवन कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका गोल ये होना चाहिए कि बैड लोन्स को आप जल्दी से जल्दी चुका सके। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है इंश्योरेंस। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होता है तो इमरजेंसीज़ के टाइम पर आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है आपके फाइनेंशियल प्लान में। जब भी कोई कार परचेज़ करता है तो हर कोई उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाता है। हम अपनी 5-6 लाख की कार का इंश्योरेंस कराने के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं, कहीं अगर ठुक गई तो कंपनी से रिम्बर्समेंट हो जाएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। दोस्तों, हमारी लाइफ की वैल्यू कार की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा प्राइसलेस है। तो आपको सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस लेने हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा मेडिकल या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना है। लाइफ इंश्योरेंस आपको अपने लिए लेना ज़रूरी है अगर आप अपने परिवार में अर्निंग मेंबर हैं। अगर आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है
तो आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं फैमिली में, उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उनका लाइफ इंश्योरेंस ना लें जो अर्निंग मेंबर्स नहीं हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि आपको फैमिली में सबका लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर परिवार में कोई भी बीमार पड़ता है या फिर कोई सीवियर मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं तो आफ्टर ऑल सारा खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आपको अगर अपनी अर्निंग्स को सेफ रखना है तो आपको पूरी फैमिली में ईच मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना कितना चाहिए। अपनी एनुअल सैलरी का 20 गुना, ये एक बेसिक रूल है। इट मीन्स अगर आपकी एनुअल सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है तो मतलब आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 20 से 30 साल के नॉन स्मोकर हैं तो ईयरली लगभग 5 से 6 हज़ार में आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। और जितना जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उतने ही बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पूरी ज़िंदगी के लिए फ़िक्स हो जाता है। मान लीजिए आप अभी 25 साल के हैं और आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है 5,000 ईयरली प्रीमियम में, तो जब आप 50 साल के भी हो जाएंगे तो आपको 5,000 ही प्रीमियम देना होगा। कितना अच्छा है ना ये। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आज ही शुरू करें इस वीडियो को देखने के बाद। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको कितना लेना चाहिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको फैमिली में सबका करवाना है, तो अराउंड 2 से 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको फैमिली में ईच मेंबर का ज़रूर लेना चाहिए। और ध्यान रहे, इसका प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस की तरह फिक्स नहीं होता, इसका प्रीमियम हर साल चेंज होता रहता है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 2 लाख पर पर्सन का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको ये 10 लाख कवर का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, जो कि आपको अराउंड 10,000 रुपये पर ईयर प्रीमियम में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोनों की, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में आपको लगभग कितना ईयरली पे करना होगा। अगर दोनों को ऐड कर देते हो आप तो आपको अराउंड 15,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा ईयरली, अगर आपके फैमिली में अराउंड 5 मेंबर्स हैं तो कितना सस्ता है ना ये आपकी प्राइसलेस लाइफ की सेफ्टी के लिए, जो कि लोग नहीं लेते बट वो कार इंश्योरेंस ज़रूर ले लेते हैं। तो ये था आपका 3rd इम्पोर्टेंट स्टेप आपकी फाइनेंशियल प्लान के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि 4th स्टेप है आपका। तो अब तक आपका लगभग आधा फाइनेंशियल प्लान तैयार हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट की ओर चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी मतलब स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, या फिर रियल इस्टेट में लैंड या हाउस परचेज कर सकते हैं, और गोल्ड में भी आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ रूल आपको अपनी इनकम का 20% हर मंथ इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए डाइवर्सिफाई करके। इट्स बेटर अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है तो हर महीने आपको एटलीस्ट 5,000 तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रहे डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी यंग एज में हैं, जैसे कि 20 से 30 साल की एज के बीच के हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट विदाउट नॉलेज मत करिएगा, ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप यंग हैं तो आप सीख सकते हैं इन सब चीज़ों को। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर इससे रिलेटेड, और बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी करंट जॉब के साथ साथ भी टाइम निकाल के सीख सकते हैं। खुद सीखिएगा और खुद स्टॉक पिकिंग कीजिएगा। किसी की अनसॉलिसिटेड एडवाइस पर भरोसा मत करिएगा। और म्यूचुअल फंड में तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आपको गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देगा, और टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं इसमें काफ़ी सारे। और अगर आप थोड़े एजेड हैं, जैसे कि अराउंड 40 ईयर्स के, तो आप एक रेशो मेंटेन कर सकते हैं इन बिटवीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो आपको इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना पैसा म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और कितना स्टॉक्स में, ये सब चाहे तो आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प भी ले सकते हैं। सो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ग्रो मोबाइल ऐप, इसका भी अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। नाउ गोल्ड की बात करते हैं। ये भी हर किसी को ख़रीदना चाहिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये भी।
मैं यहाँ पर ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं और जब आप इसे बेचने जाते हैं तब तक ये थोड़ा बहुत इरोड भी ये हो जाता है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते इसमें अगर आप ज्वेलरी खरीद के रखते हैं, और चोरी होने का भी रिस्क भी बना रहता है। सो इसका बेस्ट ऑल्टरनेट है कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिएगा। फेमस गोल्ड बॉन्ड है आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, आप खरीद सकते हैं, जो कि आप किसी भी बैंक में जाके खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से। इसमें जो भी प्राइसेस में एप्रिसिएशन होगा वो रिटर्न तो आपको मिलता ही है, और बेस्ट पार्ट इसके अलावा आपको 2.5% फिक्स्ड एनुअल रिटर्न भी मिलता है। सो अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। अगेन आपको इसमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड अ गुड डील, हाउ टू टॉक टू अ ब्रोकर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी झंझट का भी काम है क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्क्स बहुत होते हैं इसमें, और इसमें आपको बहुत पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। आपको अच्छा रिटर्न तभी मिल पाएगा अगर आप इसमें लगभग 10 से 20 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हैं। बट अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हैं, फुल टाइम आप इसे दे रहे हैं, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको डील करना तो सीखना ही पड़ेगा इसमें। और आपको एक घर तो ज़रूर लेना चाहिए अपने खुद के रहने के लिए अपनी लाइफ में। आप चाहे तो इसके लिए होम लोन भी ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगर आप इस लोन को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दो तो यह आपको लगभग एक हिसाब से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में ही मिल जाता है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 5th स्टेप पर, जो कि है आपका टैक्स प्लानिंग। जी हाँ, टैक्स प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी अर्निंग्स को सेफ रखना चाहते हैं। अगर आपकी ईयरली इनकम मोर देन 6 लाख है तो ही आपको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। LIC पॉलिसीज़, इंश्योरेंस प्लान्स, हेल्थ प्लान्स, टैक्स सेविंग फंड्स, इन सब में आपको 80C के अंडर में अप टू 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 80C में आने वाले सारे टैक्स बेनिफिट्स को आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी, ईयरली सैलरी 7.5 लाख रुपीज़ है और आप 80C को पूरा यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी इनकम 6 लाख ईयरली शो होगी। मतलब 1.5 लाख आपका माइनस हो जाएगा 7.5 लाख में से। तो इसका मतलब आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टैक्स कम देना होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी। सो ये भी आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप की ओर, जो कि है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। जी हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ में ओल्ड एज में अच्छे से जीना है बिना टेंशन के, तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ओल्ड एज को सिक्योर करने के लिए। इसके लिए आप NPS, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसमें उतना पैसा डाल सकते हैं जितना आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर रिटायरमेंट। ये आप किसी भी रजिस्टर्ड बैंक जैसे कि SBI, HDFC, ICICI में जाके खुलवा सकते हैं। NPS में आपको अराउंड 10 से 11% रिटर्न मिल जाते हैं। आप चाहे तो NPS SIP कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंड कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर मंथ आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा NPS में। इसका एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा SIP कैलकुलेटर से। आपकी एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आप कितने एज के हैं और 60 के बाद आपको कितना पैसा पर मंथ चाहिए, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो ये हो गया आपके 6 इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो आपने 3-4 म्यूचुअल फंड्स ले लिए, 1-2 टैक्स सेविंग फंड्स ले लिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले लिया, NPS ले लिए, एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, फैमिली में ईच मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई कर दिया। लो, हो गई आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। कितना आसान था ये। तो आशा करता हूँ आपको ये 6 स्टेप फाइनेंशियल प्लान बहुत इजी एंड इफेक्टिव लगा होगा। अब आप भी घर पर ही अपना फाइनेंशियल प्लान इजीली तैयार कर सकते हैं। आज ही शुरू कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की हेल्प कीजिएगा उनका फाइनेंशियल प्लान घर पर ही तैयार करवाने में, इस वीडियो को उनसे शेयर करके। एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।